जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी विशालकाय नदी की जो हजारों किलोमीटर लंबी है, दुनिया के सबसे घने जंगलों से होकर गुजरती है, लेकिन उस पर आज तक किसी इंसान ने एक भी पुल नहीं बनाया। अरे वाह! या फिर जरा सोचिए उन देशों के बारे में जहां गगनचुंबी इमारतें हैं, करोड़ों की आबादी है, मतलब आधुनिक जीवन की हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन पूरी जमीन पर पानी की एक प्राकृतिक बूंद या कोई नदी नहीं बहती। देखिए, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म या किसी दूसरी दुनिया का दृश्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये हमारी ही पृथ्वी की वास्तविक और बेहद दिलचस्प भौगोलिक कहानी है। हम अक्सर नदियों को केवल नक्शे पर खींची गई नीली रेखाओं के रूप में देखते हैं। हाँ, बस एक नीली लाइन। सही कहा। या फिर किताबों में उनकी लंबाइयों की सूची रट लेते हैं, लेकिन इन रेखाओं के पीछे जो तंत्र काम कर रहा है ना, वो हमारी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। और यही आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज हमारे सामने कई बेहतरीन भौगोलिक अध्ययन सामग्रियां और डैशबोर्ड मौजूद हैं, जिनका विषय है विश्व की प्रमुख नदियां। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य यहाँ नदियों की लंबाई या उनके उद्गम स्थलों की कोई नीरस सूची पढ़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम उन कारणों की गहराई में जाएंगे जो बताते हैं कि दुनिया का नक्शा वैसा क्यों है जैसा वो आज दिखता है। एकदम सही। हम उन भौगोलिक रहस्यों और अपवादों को डिकोड करेंगे जो न केवल ज्ञान को बढ़ाते हैं बल्कि दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। और मुझे लगता है इस नजरिए को बदलने की शुरुआत हमें सबसे बुनियादी सवाल से करनी चाहिए। कौन सा सवाल? यही कि आखिर नदियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास और भूगोल को मिलाकर समझने पर पता चलता है कि नदियां महज पानी की धाराएं नहीं हैं। सही बात है। ये तो सभ्यताओं का इंजन रही हैं। स्रोत सामग्री में नदियों के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं: परिवहन, कृषि, जल स्रोत और सभ्यता का विकास। अगर मैं इसे एक आसान उपमा के जरिए समझाना चाहूं तो नदियां हमारी पृथ्वी के रक्त संचार तंत्र, मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करती हैं। बहुत ही सटीक उपमा है ये। जैसे हमारी नसें शरीर के हर हिस्से में जीवन पहुंचाती हैं, वैसे ही नदियां पृथ्वी के अलग-अलग हिस्सों में जीवन को पंप करती हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, दुनिया में हजारों बड़ी झीलें भी तो हैं जहाँ अथाह पानी है। हाँ, बहुत सारी हैं। फिर इतिहास की लगभग हर बड़ी सभ्यता, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो या प्राचीन चीनी सभ्यता, वे झीलों के बजाय हमेशा बहती हुई नदियों के किनारे ही क्यों पनपी? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार सवाल पूछा है आपने। देखिए, झीलों और नदियों में सबसे बड़ा फर्क है गति और नवीनीकरण का। गति मतलब उनके बहने की वजह से? हाँ, नदियां जब पहाड़ों से निकलकर बहती हैं तो वे सिर्फ पानी नहीं लाती, वे अपने साथ गाद, खनिज और बेहद उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं। अच्छा, तो वो मिट्टी खेती के लिए काम आती है। बिल्कुल। जब नदी में बाढ़ आती है तो वो ये उपजाऊ मिट्टी अपने किनारों पर बिछा देती है, जिससे कृषि के लिए बेहतरीन जमीन तैयार होती है। समझ गई। इसके अलावा प्राचीन काल में जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था या पक्की सड़कें नहीं थीं, तब नदियां ही व्यापार और परिवहन के लिए इकलौते प्राकृतिक राजमार्ग हुआ करती थीं। मतलब एक तरह से पुराने जमाने के हाईवे। एकदम सही। एक झील आपको सिर्फ एक जगह रोक कर रखती है, लेकिन एक नदी आपको पूरी दुनिया से जोड़ती है। ये बात तो पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि क्यों नदियों को सभ्यता की जननी कहा जाता है। हाँ। ज्ञान केवल तथ्यों को रटने के लिए नहीं है, बल्कि इस क्यों और कैसे को समझने के लिए है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रणालियों की बात करते हैं ना, तो 2 दिग्गजों के बीच हमेशा एक अघोषित प्रतियोगिता दिखाई देती है। आप अफ्रीका की नील नदी और दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, नील और अमेज़न। इन दोनों नदियों की कहानी भूगोल के उस सिद्धांत को समझने के लिए बेहतरीन है जिसे हम स्केल बनाम वॉल्यूम, मतलब लंबाई बनाम विशालता कह सकते हैं। अगर हम केवल लंबाई के पैमाने पर बात करें तो बाजी नील नदी मार ले जाती है। हाँ, हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है उसके अनुसार नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सही। इसकी कुल लंबाई लगभग 7088 किलोमीटर है,
ये भूमध्य रेखा के थोड़ा दक्षिण से अपनी यात्रा शुरू करती है विक्टोरिया झील के पास से, और फिर उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पार करती है और अंत में भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिल जाती है। और आपको पता है, मिस्र का पूरा अस्तित्व इसी नदी पर टिका है। वाकई? हाँ, एक मशहूर कहावत भी है कि इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, क्योंकि अगर नील नदी न होती तो मिस्र केवल एक विशाल सूखा रेगिस्तान होता। ये तो बहुत अहम बात है, लेकिन जब हम अमेज़न की ओर मुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नियम ही बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। अमेज़न की लंबाई 6,992 किलोमीटर है, जो नील से कुछ ही कम है। ये अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम या जल की मात्रा की बात करें तो अमेज़न के सामने नील नदी एक छोटी सी जलधारा जैसी लगती है। ये तुलना बहुत सटीक है। अमेज़न का जो वाटर डिस्चार्ज है, यानी ये नदी हर सेकंड कितना पानी समुद्र में धकेलती है, वो इतना ज्यादा है कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों के पानी को मिला दिया जाए ना, हाँ, तब भी अमेज़न का पानी उनसे ज्यादा ही होगा। अरे बाप रे, 7 नदियों से ज्यादा? हाँ, इसका ड्रेनेज बेसिन इतना विशाल है कि यह अपने आसपास दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जीवन देता है। और यहीं पर मुझे इन दस्तावेजों में वो चौंकाने वाला तथ्य मिला जिसका मैंने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था। अच्छा, वो पुल वाला? हाँ, पूरी अमेज़न नदी पर एक भी पुल नहीं है, 0 ब्रिजेस। ये सुनकर हर कोई हैरान होता है। शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई छपाई की गलती होगी। इतनी विशाल नदी जो ब्राजील, पेरू और कोलंबिया जैसे घनी आबादी वाले देशों के इतने बड़े इलाके से गुजरती है, उस पर एक भी पुल का न होना आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, क्या ये तकनीक या इंजीनियरिंग की कमी है? नहीं, इंजीनियरिंग की कमी से ज्यादा ये प्रकृति की असीमित ताकत का प्रमाण है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, अमेज़न कोई सामान्य नदी नहीं है जो साल भर एक जैसी शांत बहती हो। जब वहां बारिश का मौसम आता है तो नदी का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ जाता है। अच्छा। जो नदी सामान्य दिनों में 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी होती है, वो बाढ़ के दिनों में 50 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। क्या 50 किलोमीटर चौड़ी एक बहती हुई नदी? हाँ, ये तो अपने आप में एक चलता फिरता समुद्र हो गया है। बिल्कुल। अब जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंजीनियर एक ऐसा पुल बनाने की कोशिश कर रहा है जो 50 किलोमीटर लंबा हो। ये तो लगभग नामुमकिन है। और सिर्फ लंबाई नहीं, उसे उस पानी के भयानक दबाव को भी झेलना होगा जो अपने साथ पूरे के पूरे पेड़ों और जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को उखाड़ कर ला रहा है। बाप रे! इसके अलावा अमेज़न के मुहाने पर समुद्र से आने वाली एक भयानक ज्वारीय लहर उठती है जिसे पोरोरोका कहते हैं। पोरोरोका? हाँ, ये लहर नदी में उल्टी दिशा में कई किलोमीटर तक घुस जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देती है। ओह, तो मतलब प्रकृति के आगे इंसान की एक नहीं चलती वहां। और सबसे बड़ी बात, ये नदी घने जंगलों के बीच से बहती है, जहां दोनों तरफ कोई पक्की सड़कें ही नहीं हैं। जब जोड़ने के लिए सड़कें ही नहीं हैं, तो अरबों डॉलर खर्च करके पुल बनाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ, ये भी एक व्यावहारिक कारण है और अजेय रूप वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन जहां अमेज़न इंसान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, वहीं एशिया में नदियां एक अलग ही कहानी बयां करती हैं। एशिया की बात ही कुछ और है। वहां नदियों को इंसानों ने बहुत आक्रामकता से अपने फायदे के लिए मोड़ा है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी चुकाई है। चलिए एशिया की इन जीवन रेखाओं यांगत्सी नदी और पीली नदी की बात करते हैं। जरूर। यांगत्सी, जिसे चांगजियांग भी कहा जाता है, 6,418 किलोमीटर लंबी है। ये पूरी तरह से एक ही देश यानी चीन के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ये तो बहुत अहम नदी होगी उनके लिए। बिल्कुल। चीन की अर्थव्यवस्था, वहां के विशाल शहर और दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिसे 3 गॉर्जेस डैम कहते हैं, इसी नदी पर टिका है। लेकिन जो नदी मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है पीली नदी यानी ह्वांगहो। हाँ, ह्वांगहो। इसकी लंबाई 5,464 किलोमीटर है और ये बोहाई सागर में गिरती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दर्ज है इसके बारे में। कैसा विरोधाभास? इस नदी को ऐतिहासिक रूप से चीनी सभ्यता का पालना, मतलब क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है। सही है। लेकिन इसके साथ ही इसे इतिहास की किताबों में चीन का शोक यानी चाइना सौरो का नाम भी दिया गया है। हाँ, ये दोनों नाम उसी के हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? मुझे ये बात समझ नहीं आई कि एक ही नदी एक ही समय में जीवनदायिनी और इतनी भयंकर विनाशकारी कैसे हो सकती है। इसके पीछे का विज्ञान और तंत्र समझना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य की तरह नहीं,
बल्कि एक भौतिक प्रक्रिया की तरह देखिए। अच्छा। पीली नदी जिस इलाके से गुजरती है वहां एक खास तरह की बेहद भुरभुरी पीली मिट्टी पाई जाती है जिसे लोएस कहते हैं। लोएस मिट्टी। हाँ, नदी अपने साथ हजारों टन ये मिट्टी हर दिन बहाकर लाती है। यही वो मिट्टी है जिसने इसके किनारों को दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन बनाया, जिससे प्राचीन चीनी सभ्यता यहाँ फल फूल सकी। तो ये इसका जीवनदायिनी रूप है। बिल्कुल। तो फिर समस्या कहाँ शुरू होती है? मतलब बाढ़ तो हर नदी में आती है, फिर इसे सिर्फ शोख क्यों कहा जाता है? समस्या इस मिट्टी के लगातार जमा होने में है। इसे एक बाथटब की तरह सोचिए, जिसमें आप लगातार नीचे रेत डालते जा रहे हैं। ओके। पीली नदी सदियों से अपने ही तल पर ये गाद जमा कर रही है। इससे नदी का तल आसपास की जमीन और शहरों से ऊपर उठने लगा। अच्छा, तो तल ऊपर हो गया। हाँ, फिर इंसानों ने पानी रोकने के लिए नदी के दोनों तरफ ऊंची दीवारें यानी तटबंध बना दिए, जिसे अंग्रेजी में लेवीज कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन नदी का तल और ऊपर उठता गया और इंसान दीवारें और ऊंची करते गए। आज कई जगहों पर पीली नदी आसपास के शहरों से कई मीटर ऊपर बहती है। 1 मिनट, कई मीटर ऊपर? यानी नदी जमीन पर नहीं बल्कि हवा में एक कृत्रिम नहर की तरह बह रही है, जिसके नीचे लोगों के घर हैं। एकदम सही। ये एक लटकती हुई नदी बन चुकी है। अरे बाप रे! और जब भारी बारिश के कारण इसका पानी उन दीवारों को तोड़ता है तो नदी सिर्फ बाढ़ नहीं लाती। फिर क्या होता है? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण भयानक वेग से नीचे शहरों पर गिरती है और हमेशा के लिए अपना रास्ता ही बदल लेती है। हे भगवान! इतिहास में कई बार इस नदी ने अचानक अपना रास्ता सैकड़ों किलोमीटर दूर बदल लिया, जिससे लाखों लोग रातों रात मारे गए। इसीलिए ये चीन का शोक है। ये तो मतलब एक लगातार टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब पर रहने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्रकृति और इंसान का ये संघर्ष वाकई चौंकाने वाला है। खैर, इन विनाशकारी नदियों से आगे बढ़ते हुए अब हम भूगोल के कुछ ऐसे दुर्लभ अपवादों की ओर चलते हैं जो सबसे ज्यादा जिज्ञासा पैदा करते हैं। अपवादों की बात हमेशा मजेदार होती है। हाँ, ये वो एनोमलीज हैं जो अक्सर हमारी समझ को चुनौती देती हैं। सही कहा। भूगोल में अपवाद हमेशा नियम से ज्यादा दिलचस्प होते हैं। जैसे अफ्रीका की कॉन्गो नदी, जिसे पहले जायरे नदी भी कहा जाता था। ये 4700 किलोमीटर लंबी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया की एकमात्र प्रमुख नदी है जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार करती है। 2 बार? हाँ, और ये लगभग 220 मीटर की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन एक नदी भूमध्य रेखा को 2 बार कैसे पार कर सकती है? पानी तो हमेशा ढलान की तरफ बहता है ना? तो क्या नदी अचानक से कोई यू टर्न ले लेती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब है जमीन की बनावट। यहाँ भू आकृति यानी टोपोग्राफी अपना खेल दिखाती है। वो कैसे? कांगो बेसिन की जमीन का आकार एक विशालकाय प्लेट या कटोरी जैसा है। अच्छा, एक कटोरी की तरह। हाँ, नदी जब भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर की ओर बहती है तो उसे आगे ऊंचे पठार और पहाड़ियां मिलती हैं। अब जाहिर है पानी उन पहाड़ों पर तो चढ़ नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए वो जमीन के ढलान का पीछा करते हुए वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इसी प्रक्रिया में वो भूमध्य रेखा को दूसरी बार पार करता है। क्या बात है! इसी तरह की एक और नदी है अफ्रीका में, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो? हाँ, जो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार पार करती है। जमीन के ढलान का ये प्रभाव वाकई अद्भुत है। लेकिन इन सब अपवादों में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है शून्य नदी वाले देश। जीरो रिवर नेशंस। हाँ, वे राष्ट्र जहां एक भी नदी नहीं है। अध्ययन सामग्री में सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन और कतर का नाम प्रमुखता से लिया गया है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जहां पानी की एक भी प्राकृतिक जलधारा नहीं है, वहां इतने विशाल शहर, लाखों की आबादी और इतना आधुनिक जीवन कैसे चल रहा है? इसका जवाब इस बात का बेहतरीन प्रमाण है कि इंसान तकनीक के जरिए प्रकृति की कमियों को कैसे दूर कर सकता है। तकनीक से? हाँ, इन देशों का पूरा अस्तित्व मुख्य रूप से 2 चीजों पर टिका है। पहला है हजारों साल पुराना भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर, जो जमीन के बहुत नीचे फंसा हुआ है। जिसे एक्विफर्स कहते हैं। सही। और दूसरा सबसे अहम हिस्सा है डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन मतलब समुंदर के पानी को साफ करना। बिल्कुल।
ये देश अरबों डॉलर खर्च करके समुद्र के खारे पानी को रिफाइनरियों में लाते हैं, उसे उबालते हैं, उसकी भाप बनाते हैं और फिर उसे ठंडा करके पीने लायक मीठा पानी तैयार करते हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा महंगी और ऊर्जा की खपत करने वाली नहीं है? बहुत ज्यादा। और भूजल तो कभी ना कभी खत्म होगा ही। क्या ये देश एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट की कगार पर नहीं खड़े हैं? यह एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बिंदु है। डिसैलिनेशन में भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल जलता है, जो जलवायु के लिए खतरनाक है। बिल्कुल। और हाँ, उनका भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। ये एक ऐसा कृत्रिम जीवन तंत्र है जिसे बनाए रखने के लिए उन्हें हर दिन प्रकृति से एक तरह की जंग लड़नी पड़ती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, अपवादों की इस दुनिया से निकलकर अब हम उन नदियों की ओर चलते हैं जो भौगोलिक सीमाओं को लांघकर भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल सीमाएं तय करती हैं। ये भी बहुत अहम पहलू है। हमारी सूची में अगली है यूरोप की शान डैन्यूब नदी। डैन्यूब यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2888 किलोमीटर है और ये जर्मनी से शुरू होकर काला सागर यानी ब्लैक सी में जाकर गिरती है। सही। लेकिन इस नदी की असली ताकत इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसके रास्ते में छुपी है। बिल्कुल। अगर मैं डैन्यूब को देखूं तो ये यूरोप की एक मुख्य धमनियों वाली सड़क जैसी, मतलब एक ग्रैंड वीआईपी टूर गाइड जैसी लगती है। टूर गाइड? हाँ, क्योंकि ये एक ही यात्रा में 10 अलग-अलग देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया और भी कई देश। अरे हाँ। और सबसे खास बात, ये ठीक 4 राजधानियों के बीच से होकर बहती है: बेलग्रेड, बुडापेस्ट, ब्रातिस्लावा और वियना। मुझे नहीं लगता किसी भी अन्य नदी का ऐसा रिकॉर्ड है। बिल्कुल नहीं है। और इन 10 देशों से गुजरने का मतलब है कि डैन्यूब यूरोप के व्यापार और अर्थशास्त्र की रीढ़ है। जो इस नदी के रास्तों को नियंत्रित करता है, वो यूरोप के एक बड़े हिस्से के व्यापार को नियंत्रित करता है। इतिहास में साम्राज्यों ने इस नदी पर कब्जा करने के लिए कई युद्ध लड़े हैं। बाप रे। नदियां केवल देशों को जोड़ती नहीं हैं, वे देशों के बीच तनाव का कारण भी बनती हैं। यही स्थिति तो उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली की भी है ना? हाँ, एकदम सही कहा आपने। 6275 किलोमीटर लंबी ये जल प्रणाली मुख्य रूप से अमेरिका, लगभग 98.5% और थोड़े से हिस्से में कनाडा से होकर बहती है। और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिरती है। हाँ, ये पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग है, जिससे लाखों टन कृषि उत्पाद रोजाना दुनिया भर में भेजे जाते हैं। और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण नदी है, पराना नदी। पराना? हाँ, 4880 किलोमीटर लंबी ये नदी रियो डे ला प्लाटा में गिरती है। इसका ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा और अहम है कि ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलीविया और उरुग्वे इसे शेयर करते हैं। मतलब 5 देश? बिल्कुल। इन देशों की कृषि और कई विशाल जल विद्युत परियोजनाएं इसी नदी पर निर्भर हैं। जब एक नदी कई देशों से गुजरती है तो पानी का बंटवारा एक बहुत ही संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा बन जाता है। ये सच है। नदियां महज पानी नहीं, बल्कि सत्ता और शक्ति का प्रवाह भी है। एकदम सही बात है। अब दुनिया की सबसे लंबी, सबसे विशाल, सबसे गहरी और सबसे ज्यादा देशों से गुजरने वाली नदियों की इन कहानियों के बाद चलिए दुनिया के उस हिस्से में चलते हैं जिसे अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप बर्फीले दिग्गजों की बात कर रही हैं। हाँ, वो है हमारे बर्फीले दिग्गज, रूस और साइबेरिया की नदियां। ये एक बेहद कठोर और निर्दयी परिदृश्य है। अध्ययन सामग्री में येनिसे और ओब नदियों का प्रमुखता से जिक्र है। येनिसे 5539 किलोमीटर लंबी है और आर्कटिक महासागर के कारा सागर में गिरती है। अच्छा। वहीं ओब नदी 5410 किलोमीटर लंबी है और यह भी उत्तर की ओर बहते हुए गल्फ ऑफ ओब में गिरती है। ये नदियां दुनिया के कुछ सबसे ठंडे और दुर्गम इलाकों से होकर बहती हैं, जहां साल के कई महीने पानी पूरी तरह बर्फ बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन नदियों को पढ़ते हुए एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, मुहाने यानी आउटफ्लो का महत्व। और यही हमारे आज के स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। यह पूरे भूगोल को समझने की एक मास्टर चाबी है। वो कैसे? देखिए, हम अक्सर इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि नदी पहाड़ों में कहाँ से निकल रही है, उसका उद्गम क्या है। हाँ, परीक्षा में भी यही पूछा जाता है। लेकिन एक नदी पृथ्वी के पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपना सारा पानी, गाद और खनिज किस महासागर में उड़ेल रही है। इसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। अगर हम इसे एक वैश्विक नजरिए से देखें तो ये एक शानदार पैटर्न बनाता है। जैसे नील और डैन्यूब जैसी नदियां भूमध्य या काला सागर में गिरती हैं, जो अंततः
अटलांटिक का ही हिस्सा बनते हैं। सही। अमेज़न और कॉन्गो सीधे अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती हैं। यांगजी और पीली नदी पूर्व की ओर बहकर प्रशांत महासागर के सागरों में जाती हैं। और रूस की येनिसे और ओब नदियां उत्तर की ओर बहकर आर्कटिक सागर के ठंडे पानी में गिरती हैं। बिल्कुल। इस तरह पृथ्वी के सभी महासागरों को इन नदियों के जरिए लगातार नया पानी और जीवन मिलता रहता है। क्या बात है। जब आप मुहानों के आधार पर दुनिया को देखते हैं ना, तो आपको देशों की कृत्रिम सीमाएं नहीं दिखती, बल्कि आपको ये दिखता है कि जमीन की ढलान किस तरफ है और पानी कैसे पूरे ग्रह को एक साथ जोड़ रहा है। आज की ये चर्चा वाकई दिमाग के कई दरवाजे खोलती है। हमने नदियों की लंबाइयों के पीछे के विज्ञान को समझा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अमेज़न अपनी प्रचंड ताकत के कारण आज भी इंसानी पुलों से आजाद है। हाँ। हमने समझा कि पीली नदी में जमा होने वाली लोएस मिट्टी कैसे उसे एक लटकती हुई नदी और चीन का शोक बना देती है। सही बात है। हमने कॉन्गो नदी की उस टोपोग्राफी को डिकोड किया जो उसे भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने पर मजबूर करती है। और हमने शून्य नदी वाले देशों के उस संघर्ष को देखा जहां पानी जीवन नहीं बल्कि डिसैलिनेशन मशीनों से निकला एक बेहद महंगा उत्पाद है। और ये सब ये साबित करता है कि भूगोल कोई मृत विषय नहीं है जिसे बस रट लिया जाए। बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली बेहद सक्रिय और शक्तिशाली प्रक्रिया है। पानी अपनी जगह खुद बनाता है और इंसान केवल उस पानी के बनाए रास्तों के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी ढालने की कोशिश करता है। एकदम 100% की बात कही आपने। पानी ही इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे धैर्यवान मूर्तिकार है। लेकिन इस गहरी और विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। वो क्या? आज हम इन नदियों की लंबाई, उनके रास्ते और उनके बहने की दिशा को अटल सत्य मानकर किताबों में दर्ज कर लेते हैं। हाँ, तथ्य मान लेते हैं। लेकिन जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहाड़ों के सदियों पुराने ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बारिश के पैटर्न पूरी तरह से बदल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज से 50 या 100 साल बाद भविष्य की पीढ़ियों को भूगोल की किताबों में पूरी तरह से अलग नदियों के नक्शे पढ़ने पड़ेंगे? अरे बाप रे, ये तो... क्या जो नदियां आज हमारी जीवन रेखाएं हैं वे भविष्य में सूख जाएंगी